गुड इवनिंग। मैं जरा हिंदी में बोलना चाहूँगा, ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए, जो करनी चाहिए। देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर मुझे मौका मिला काम करने का, वहीं से स्टार्ट करते हैं। 28 दिसंबर 2013 का दिन था और ये तो मुझे पता था, एक दो दिन पहले पता लग गया था कि मैं मंत्री बन गया हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि पोर्टफोलियो क्या मिलेगा। तो अरविंद जी ने मुझे घर पे बुला के पूछा कि जी आपको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए। तो मैंने अपनी एक दो चॉइस बता दी और जब शपथ लेने के बाद हम सेक्रेटरीट पहुंचे तो मैंने सोचा कि भी जो मैंने सोचा था वो वाला पोर्टफोलियो मिला होगा। तो मैं उस कमरे में जाके बैठ भी गया, मैंने मीटिंग भी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद पता लगा मेरा ये फ्लोर भी नहीं है फ्लोर ही दूसरा था और मुझे मिला हेल्थ मिनिस्ट्री, जो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था। तो ये क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ आया। जैसे ना ब्लैक आउट, जैसे साफ बिल्कुल हो गया, क्योंकि ऐसा लगता था कि भाई सबसे डिफिकल्ट काम मुझे लगा कि भाई मिल गया मुझे लगता है पीडब्ल्यूडी मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए या फाइनेंस मिल जाए तो वो बड़े आराम से चला लूँगा मैं, बट दिया गया हेल्थ। तो मैंने पहले तो मीटिंग की, सबसे बुलाया सभी ऑफिसर्स को, 2-3 घंटे मीटिंग की। कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा करें क्या। तो मैंने सबसे पहले कहा कि चलो चलते हैं, शाम को 6-6:30 बजे की बात है। तो मैंने सेक्रेटरी को बुलाया, 2-3 ऑफिसर्स को बुलाया, मैं चलो हॉस्पिटल देख के आते हैं। सबसे पहले मुझे अभी तक याद है, मैं LNJP हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में गया था सबसे पहले। तो काफ़ी सारे मीडिया के लोग भी साथ में थे। उनको मैंने, जब वो इमरजेंसी में जाने दिया, मैंने रोका भी, बाहर रुकिएगा, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता कि पेशेंट्स के बीच में आप एकदम से इतने सारे लोग घुस जाएंगे। तो अंदर गया मैं, तो लोगों से बातचीत की। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस हुआ, तो लोग डॉक्टरों से खुश थे। मैं सोच के गया था कि वो शिकायत करेंगे, तो डॉक्टरों की शिकायत नहीं की उन्होंने कि नहीं डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शिकायत क्या की, देखो जी एक बेड के ऊपर 3 पेशेंट हैं, दवाई नहीं मिलती जी, दवाई नहीं है। अब मैं जब 1 घंटा अंदर घूमा तो घूमने के बाद मुझे लगा यार ये तो प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ और है। अब मैं बाहर आया, बाहर आके मैंने, मीडिया ने पूछा हाँ जी क्या देखा, मैंने कहा डॉक्टर से लोग बड़े खुश थे, कहते नहीं प्रॉब्लम बताइए। तो मतलब उस दिन मुझे एक चीज भी पता लगी कि कोई भी हमारी सोसाइटी में शायद किसी की तारीफ सुनना नहीं चाहता, वो सुनना चाहते हैं कुछ बुराई करे, किसी की बुराई करे तो वो हेडलाइन बनती है, उसका मतलब बुराई करेंगे तो कुछ बात बनेगी। तो मैंने कहा अगर कोई अच्छी बात है, मेरे लिए भी शौक लगा मुझे, मैं तो सोच के गया था, मैं सोच रहा था कि मेरे को जाती बुराइयां सुनने को मिलेगी, मैं भी तैयार था, आप भी सुन लो, जो सच्चाई मैं वो बोल रहा हूँ। मैं तो नहीं कह रहा, मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं सोच के गया था कि मेरे को बड़ी तारीफें सुनने को मिलेगी, मेरे लिए भी एक नया चीज था, एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं सारी रात, मतलब रात को 2 बजे तक मुझे ध्यान है, हम 6 हॉस्पिटल्स में मैं गया उस दिन। और जाने के बाद जब पता लगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद मेडिकल साइंस से रिलेशन नहीं है उनका, कुछ भी उनका रिलेशन तो बाकी चीजों से है। बहुत सारे इश्यूज, दूसरे इश्यूज हैं जो मेडिकल साइंस से बहुत दूर हैं। अब एक दिन अरविंद जी और मैं एक किसी फंक्शन में गए थे शायद, तो वहाँ पर स्लम्स में थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, किसी बुजुर्ग महिला ने कुछ कहा कि मेरे को दवाई नहीं मिलती, इलाज नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर हम लोग इनको अगर इलाज नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा सरकार चलाने का, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलाने का, हम क्या कर रहे हैं। कहते हैं कुछ देखना पड़ेगा, इनको सॉल्यूशन मिले, इनके लिए इलाज करना होना चाहिए ना। कहने के लिए सरकार सब चीजें मुफ्त करती है, कहने के लिए। मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, मैं खुद हॉस्पिटल्स में गया, OPD में गया, बातचीत की, जो पेशेंट से उनसे बातचीत की। पता लगा 1 दिन लगता है डॉक्टर को दिखाने में। आप घर से आ रहे हैं तो किराया भी देना पड़ता है, कुछ लोग बस से आते हैं, कुछ ऑटो में आते हैं, अकेला कोई नहीं आता, किसी का 1 अटेंडेंट होता है, किसी 2 अटेंडेंट होते हैं। कई सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत डिले करके अस्पताल आए क्योंकि साथ में कोई आने वाला नहीं था। 3-4-5 घंटे में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए, टेस्ट कराने के लिए फिर अगले दिन आए
और वो टेस्ट की रिपोर्ट उससे अगले दिन मिलेगी, फिर डॉक्टर को दिखाया। तो हमने कहा मुफ्त में हमने क्या किया, आपको 3 विजिट करा दी और 3 दिन के अंदर उनका जो किराए का था लगभग, मान लो 2 लोग भी आए तो 50 रुपये रोज के या 100 रुपये रोज के किराए में लगे, 200-300 रुपये किराए के लगे उनके। और मान लो वो जो वर्किंग आवर्स थे, 3 लोगों में से चलो एक आदमी काम करने वाला भी था, एक ही को मान लेते काम करने वाला था, तो उसकी जो दिहाड़ी गई 1000 रुपये का नुकसान वो भी हो गया। तो मैंने मुफ्त में तो हमने कुछ दिया नहीं। और सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत लो, उनसे कितना भी बात करें कि जी बस दवाई तो मिली नहीं, आखिर में क्या होता है, दवाई लिख दी डॉक्टर साहब ने, 4 दवाइयां लिखी हैं तो 1 मिल गई, 3 अब बाजार से ले लेना। हमें क्या लगता था, सरकारी तंत्र से मैंने पूछा, कहते सर दवाई की क्या वैल्यू है, दवाई तो बड़ी सस्ती सी होती, क्या हो गया। हमने इतना उसको डॉक्टर ने देखा, हमने इतना बड़ा अस्पताल बनाया, इतना हमने खर्चा किया, मुझे समझाया गया कि सर एक ओपीडी करने में हमारे 600-700 रुपये खर्च होते हैं, और वो तो 3 बार ही आ गए, तो 3 टाइम्स खर्चा हो गया हमारा। हमने तो लगभग 1800-2000 रुपये खर्च कर दिए। अब ये सरकारी सिस्टम ने 2000 रुपये खर्च किए उसके ऊपर, 1500-2000 रुपये खर्च किए, उसके अपने 500 से 1000 रुपये खर्च हो गए। और अल्टीमेट आउटकम क्या हुआ कि उसको 50 या 100 रुपये की दवाई बाजार से खरीदनी पड़ी, जिसको वो खरीद नहीं पा रहा। कई बार 200 रुपये की भी हो सकती है। तो अभी बड़ा दुविधा चलती रहेगी, यार ये तो कुछ करना पड़ेगा इसमें, सिस्टम में तो हमारे देखना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि हम क्यों नहीं लोगों को बुलाने के लिए हम चले जाते हैं उनके पास। तो हमने एक मोबाइल डिस्पेंसरी का कॉन्सेप्ट जो चलता ही काफी जगह होता है, तो हमने एक मोबाइल डिस्पेंसरी ली किसी से कि भाई बड़ी अच्छी सी डिस्पेंसरी थी, लेके आओ जी। हमने उसका ट्रायल रन किया और ट्रायल रन करने के बाद वो फेल हो गया। फेल होने का कारण ये नहीं था कि गड़बड़ थी, कारण उल्टा निकला कि भीड़ बहुत थी। अब वो मोबाइल डिस्पेंसरी की कैपेसिटी जरासी है और लोग दिखाने वाले बहुत सारे हैं, और जो ट्रायल रन किया था वो मैंने कोठियों में किया था, सरस्वती यार में किया था। मैंने कहा स्लम्स में चले गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब वो भी नहीं हो सकता कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप सोचें कि दिल्ली के अंदर हम 200, 400, 500, 1000 मोबाइल डिस्पेंसरी चला दें, उससे काम चल जाए, चलने वाला नहीं है। फिर दूसरा क्या था कि जो पेशेंट है वो तो ओपन में है, कभी बरसात होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। फिर हमारी सरकार गिर गई 49 डेज के बाद। बट सरकार गिरी थी, वो मिशन खत्म नहीं हुआ था। अब ये हो गया कि जो चीज मिली, जिंदगी में जो काम कभी नहीं किया, अब वो काम मिल गया कि हेल्थ केयर का काम मिल गया। तो उसके अंदर अब ये है कि भाई किसी तरह से कुछ बनाया जाए, कुछ नया किया जाए। तो लगे रहते थे, काफी सारी पॉलिसीज बनाई, हमें क्या करना चाहिए। बिजनेस का ये मुझे बेनिफिट रहा काफी कि मैंने 22-23 साल प्रैक्टिस की अपनी, तो काफी सारे मेरे क्लाइंट्स सारे बिजनेसमैन थे। तो बिजनेस में मैंने एक खास चीज देखी कि बिजनेसमैन जो है ना, ये उसके 2 ही चीजें देखी मैंने। तो सबसे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और सबसे कम कॉस्ट होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। कि भाई क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो और कॉस्ट कम से कम हो, इसी में झगड़ा रहता है कि भाई कॉस्ट कैसे कम करें, क्वालिटी कैसे बढ़ाएं। तो 2 चीजें मैंने उनसे सीखी सबसे। और कई जगह ऐसा होता था कि भाई ये चीज मान लो 1000 रुपए की है, कहते हैं इसकी क्वालिटी भी अच्छी करनी है और इसकी कॉस्ट भी कम करनी है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है जी, क्वालिटी बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। कहते नहीं, ऐसा नहीं होता, आप स्केल बढ़ा लो। आप स्केल करते हैं जैसे ही, तो स्केल बढ़ाती है आपकी एकदम से कॉस्ट कम हो जाती है, क्वालिटी को आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो ये चीजें काफी मेरे को थोड़ा सा लोगों के साथ सीखने का मौका मिला। और मैंने अपनी जिंदगी में ये जरूर देखा कि मैं हमेशा से अपने से ज्यादा होशियार लोगों के साथ काम किया। भाई मैं तो आर्किटेक्ट था, मेरे क्लाइंट ज्यादा होशियार थे। तो बट मैं सब में लकीली मैंने एक आदत देखी है कि उनको पढ़ाने में बड़ी दिक्कत नहीं थी किसी को भी, जिससे भी बेस्ट टाइम किसी के पास नहीं था, बड़े बड़े लोग थे। और जब भी मैं सलाह मांगता था वो 1-2 घंटे के लिए खाली होते थे, सलाह सबके समय होता था, खूब समय होता था। तो अच्छी तरह पढ़ाते थे, देखो ये कंसेप्ट ऐसे होता है। जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई की मेरे को पहले समझ नहीं आती थी इकोनॉमिक्स, तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया ये डिमांड सप्लाई वर्ड का मतलब क्या है। तो मैंने कई लोगों से डिस्कस किया, कईयों ने अपने अपने फॉर्मूले बताए कि देखो ऐसे होता है, मैं अपने बिजनेस में बताता हूँ ऐसे चलता है। तो वो एक्सपीरियंस, काफी लोगों के एक्सपीरियंस थे जो मैंने शेयर किए थे लाइफ के अंदर। तो 1 साल तक हम लगे रहे कि हम हेल्थ केयर के अंदर कैसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये नजर आई, देखो हर आदमी क्या चाहता है कि बड़े से बड़ा काम करना चाहता है, छोटे से छोटा कोई करना नहीं चाहता। बड़ा क्यों करना चाहते हैं? बड़े की ना न्यूज वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, उसके अंदर बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं कि आप जिंदगी के अंदर
एक बहुत बड़ा काम कर दो, एक तो आपको नोबेल प्राइज मिल सकता है, पर छोटे छोटे 1000 काम कर लो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो छोटी चीज में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, स्केल अप करने में इंटरेस्ट नहीं था। हमारे हेल्थ सेक्टर में भी किया है कि सब लोग बड़ा काम करना चाहते हैं। बड़ा काम क्या होगा कि ये मौका मिले तो ब्रेन हम वो ट्रांसप्लांट कर दें, मतलब उससे रीजन कोई सोचता ही नहीं है, कहता अभी होता नहीं है, कहते कभी ना कभी तो करें। कहते भी मैं अगर 50 साल भी लग के अगर एक ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दूं तो मैं सफल हो जाएगी। अब उनसे कहें उससे ट्रांसप्लांट दूसरी तरह से भी हो सकता है, उसके व्यूज चेंज कर दो, वो भी ट्रांसप्लांट ही कहते हैं छोटा सा काम ये नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बड़े काम बड़े लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, छोटे छोटे कामों की तरफ ध्यान देते हैं। और मेरे साथ फायदा ये था कि मैं सर्विस देने वाला नहीं था, मैं लेने वाले लोगों में आई एम सर्विस सीकर। तो मैंने हमेशा देखा था कि जो सर्विसेज लोगों को मिल रही है, मैं खुद डायरेक्ट लेने वालों में से कम ही था वैसे तो, और मेरे आसपास सब लोग थे जिनसे मैं बात कर सकता था, देख सकता था। तो सिस्टम के अंदर बहुत सारी दिक्कतें नजर आ रही थी कि सिस्टम जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो रेस्पेक्टफुली किसी को कुछ दे रहा है, वो एहसान करके दे रहा था, दिखा रहा था कि भाई हम तुम्हारे पर कोई एहसान कर रहे हैं। तो हमने 1 साल के अंदर अपनी हेल्थ पॉलिसीज काफी बनाई, और उसी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट भी इसमें मैंने बनाया। वो कहाँ से आया कि बचपन में डॉक्टर और कंपाउंडर हुआ करते थे। मेरे बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, एक डॉक्टर एक कंपाउंडर। मैं ये कितनी फौज खड़ी कर रखी है। एक डिस्पेंसरी में मैं गया था, डिस्पेंसरी के अंदर डॉक्टर थे 1 और स्टाफ थे 19 लोगों का स्टाफ था। और उस 19 लोगों के स्टाफ के अंदर मुझसे सबसे पहले शिकायत की गई, सर स्टाफ की कमी है। मैंने भी क्या कमी है? कहते सर, मैंने कहा आप बताइए। एक मैडम आई, सर बहुत दिक्कत है, स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या दिक्कत है बताइए। आप काम क्या करती है मैडम? कहते सर मैं एंट्री करती हूँ। उन्होंने उस दिन 19 एंट्री की, 19 एंट्रीज, लोगों के नाम लिखे थे, उनकी एज लिखी थी। तो उसी बात भी थी, दूसरे काउंटर पे भी वही हो रहा था और तीसरी जगह भी वही हो रहा था। मैंने भाई लोग यहाँ पे आते हैं क्या लेने आते हैं? फिर मैंने इसको ब्रेक डाउन किया। भाई सबसे पहले वो दिखाने आते हैं डॉक्टर से, उसको डॉक्टर चाहिए। उसके दूसरा को कुछ टेस्ट चाहिए, टेस्ट वहां पे नहीं होते थे। वहां पे एक वो फार्मेसी वो बैठा हुआ था, क्या नाम है, लैब असिस्टेंट। अच्छा मैडम क्या सरकारी में काम किया मैंने। वो खुश हो रही है, इनको लगता है एक्सपीरियंस है। वहां पर एक लैब असिस्टेंट बैठा था, वह टेस्ट वेस्ट नहीं होते हैं, बाहर से करा लेना। एक फार्मासिस्ट भी था, वो दवाइयां है ही नहीं। अब डॉक्टर जो भी लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, इनको तो जो मन में आता है इनका क्या है। तो वो दवाइयों कहते हैं ये मिल गई, ठीक है, बाकी बाहर से ले लेना। और जो 19 लोग हैं उसमें उसका बेचारे पेशेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अल्टीमेटली मैंने देखा सबसे पहला इंटरेस्ट था उसका नंबर 1 पे था दवाई में, नंबर 2 पे था उसका टेस्ट में, और नंबर 3 पे था डॉक्टर में। और ये भी उल्टा निकला, उसको डॉक्टर में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसको ये था दवाई कहाँ मिलती है, दवाई नहीं मिली। ये वैसे सोचते थे, लगता था ऐसा कि भाई सबसे पहले उसको डॉक्टर में इंटरेस्ट होगा, फिर उसको बाद टेस्ट में होगा, उसके बाद दवाई में होगा। उल्टा निकला। और बाकी 19 लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसका, 19 लोगों से उसको कोई लेना देना नहीं था। तो हमने डॉक्टर और कंपाउंडर का कंसेप्ट लेके मैंने सोचा भी क्यों नहीं हम छोटा सा 1 कमरे का क्लिनिक बना देते हैं। 1 कमरे का क्लिनिक बना दे, 1 वेटिंग रूम बना देते, बस काम खत्म। 2 ही लोग रखते हैं, हमने एक डॉक्टर रखेंगे, उसका कंपाउंडर रखेंगे। तो ये कंसेप्ट मैंने बना लिया। फिर हमने एक ट्रायल रन किया हीरागढ़ी कैंप के अंदर। हमने एक झुग्गी बस्ती है, तो वहां पर एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया। तो मैंने सीएम साहब से कहा, जब अरविंद जी से कि भी ऐसे बनाना है। कहते कितने बनाने हैं? मैंने कहा 1000 बनाने हैं। कहते यार 1000 मजाक है क्या? भाई दिल्ली में कितनी डिस्पेंसरी है? मैंने 250। कहते अभी तक 250 तुम 1000 बनाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा जी 1000 तो चाहिए कम से कम। कहते कम से कम का क्या मतलब होता है? मैंने कहा अगर हमने सबको सर्विस देनी है तो दिस इज मिनिमम नंबर, उससे पहले हम नंबर इससे कम में दे नहीं सकते। कहते ठीक है। फिर मैंने एक बनाया, जब बन गया तो उसमें क्या था कि 2 कमरे थे, 1 बरामदा था बस। एक कमरे में डॉक्टर साहब बैठते थे, दूसरे कमरे के अंदर फार्मेसी छोटी सी और टेस्ट होते थे, और बाहर एंट्री बेड बनाना था बस। तो अरविंद जी ने खुद तो जाने से पहले अपने लोग भेजने स्टार्ट कर दिए। वो देखा है, 2-3 बार देखा है। फिर जिस दिन उसका इनॉग्रेशन हुआ, मैं और अरविंद जी गए वहां पर, उन्होंने सारा देखा, डॉक्टर से मिले, सारा सिस्टम देखा। ही इज वेरी शार्प, समझ में आता है बहुत अच्छी है। तो स्टेज पे जब गए तो उन्होंने वहीं से डिक्लेयर किया कि हम 1000 बनाएंगे। तो उस दिन उन्होंने फैसला कर दिया कि हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनाएंगे। पर क्या था कि मैं उसके अंदर ना सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक बनाना ही मकसद नहीं था, हमारे को सर्विस डिलीवरी चेंज करनी थी। अभी मोहल्ला क्लिनिक लगता है लोगों से ट्रीटमेंट करने के लिए बना रहे हैं हम लोग।
दैट इज ए पॉइंट ऑफ, मतलब एक पॉइंट है आपका, सर्विस डिलीवरी पॉइंट है, बट ओनली गिविंग मेडिसिन इज नॉट द एम। हमारा एम है कि सोसाइटी को हेल्दी बनाना है। टू स्टार्ट विद, वो दवाई देके ही उसको आदत डालेंगे, तब उसको बताएंगे बिना दवाई के भी काम चल सकता है, या ये आपको हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है। तो हमारा एक, जैसे कहते हैं कि आपका एक सेल्स काउंटर है, कि वहां पे काउंटर पे लोग आए तो सही, आएंगे तो फिर उनको हम हेल्थ के बारे में कुछ बताएंगे। अभी तो हेल्थ के बारे में हमें पता ही नहीं, तो डिजीज के बारे में बात करते हैं। अगर कोई रोता हुआ आया कि मुझे ये बीमारी है, आप उसको बीमारी की बात ना करो, उसका इलाज करने बैठ जाओ कि नहीं है आप हेल्थ की बात करिए। कहते हैं पागल आदमी मिल गया, अच्छा खासा, कहते हेल्थ की बातें करता है। तो हमने कहा ये पहले ये बना लीजिए। उसके बाद हमने 100 स्टार्ट किए मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि मैं इसको चाहता था सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। आज हमारे पास डेटा नहीं है कुछ भी। दिल्ली के अंदर अगर डेंगू फैल रहा है हमें नहीं पता होता, सब तुक्के चल रहे होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता कि कहाँ पर मरीज है कहाँ पर नहीं है, सच्चा है झूठा है, कुछ नहीं पता किसी को। रजिस्टर भरते रहते हैं, जो मर्जी भेज देते हैं, लिख के भेज देते हैं। तो हमने इसको टेक्नोलॉजी बेस्ड टेस्ट किया कि जो भी कुछ होगा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, कि पेशेंट का जो डाटा है वन टाइम हम एंटर कर लेंगे, डॉक्टर उसमें एंट्री जो भी करेगा वो कंप्यूटर उस टैबलेट में ही सारा करेगा। तो हमने 100 किए, 100 के बाद 1000। वैसे तो हमारा टारगेट था कि 31 दिसंबर तक कर देंगे, पर कर्सी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, पॉलिटिकल समस्याएं जो थी, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। मुझे लगता है 2-3 महीने में हमारे 1000 पूरे हो जाएंगे, बन रहे हैं आजकल। तो 1000 मोहल्ला क्लिनिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मकसद ये नहीं है कि भाई मोहल्ला क्लिनिक बना के किसी को दिखाना था, हमारे लिए बहुत अच्छा था कि हम 1 या 2 या 5 या 10 बनाते, तो उसका बहुत नाम होता, और हो सकता कि बढ़ के अच्छे प्राइज मिल जाते, कितना अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा है, ये है वो है। और मैं मानता हूँ कि आपको जब स्केल अप करते हो चीज़ों को, बढ़ाते हैं आगे, तो उसमें बिग बैट्स के काफ़ी चांस बढ़ते हैं। मैं उसके लिए तैयार हूँ, हम रेडी हैं कि हम 100 में से 100 नंबर 10 जगह ला सकते थे, 1000 में हम 95 से नीचे उसमें भी नहीं जाएंगे, 95 नंबर लेके आएंगे। और उसको हेल्थ केयर को हम लेके जा रहे हैं, मासेस के अंदर लेके जा रहे हैं। हेल्थ केयर डजंट मीन कि हम एक्सक्लूसिविटी उसके अंदर जोड़ दें। हमारे देश में मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि डॉक्टरों की जो पढ़ाई होती है उन्हें पता ही नहीं लगता कब तक पढ़ते हैं। पहले कहते हैं 5.5 साल में MBBS करते हैं, फिर 3 साल में MD करते हैं, फिर 3 साल की SRशिप करते हैं, फिर उसके बाद MCH कर लेते हैं, फिर पता नहीं क्या डॉक्टरेट करते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर कब बनते हैं बताओ ना, और डॉक्टर नहीं पता लगता कब बनते हैं। हमारे को इतना ज्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन का वो बुखार चढ़ गया है, इतना ज्यादा वो हो गया है। अरे बना लीजिए सुपर स्पेशलिस्ट, थोड़े से बना लो, सुपर डुपर स्पेशलिस्ट बना रहे होते हैं, सारी जिंदगी उसको पढ़ाने में लगे होते हैं। अरे यार उसको साथ साथ काम भी तो करा लो। मैं एक दिन LNH हॉस्पिटल में गया रात को, एक मैडम थी, उनसे मैंने पूछा कि अम्मा डॉक्टर ने देख लिया? कि नहीं बेटा डॉक्टर तो परसों आएगा। और साथ में डॉक्टर साहब खड़े थे। मैंने डॉक्टर साहब आपने देखा नहीं? नहीं सर मैंने तो भी देखा है। कमाल है, वो तो कह रही है कि परसों आएंगे डॉक्टर साहब। कहते सर वो हमारे वो आएंगे, कंसल्टेंट आएंगे ना, HOD जो है वो आएंगे परसों। मैंने फिर आपने क्या है, आप कौन सी ईयर में पढ़ रहे हैं? कहते सर मैं पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ चुका हूँ। तो मैंने अच्छा MBBS कब किया था? कहते नहीं मैं MD भी कर चुका हूँ। मैंने क्या मतलब? कहते हाँ मैं MD भी कर चुका हूँ, अब मेरे को 2 साल हो गए। तो मेरे को उस दिन पता लगा कि भाई जो डॉक्टर MBBS के बाद MD भी कर लेता उसको मरीज डॉक्टर भी नहीं मानता। वो कहता है कि जी ये तो छोटा डॉक्टर है, उसको वैसी साइड में कर देता है। पर हम कर क्या रहे हैं? अरे इतनी मुश्किल से डॉक्टर बनाया, मतलब अपने क्लास में टॉपर होते हैं, सब बड़े होशियार होते हैं, जब मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हैं ना उसका सारा नशा एक दिन में उतार देते हैं, पहले दिन में नशा खा साफ। आप में जो डॉक्टर्स होंगे वो समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, 2 तो हंस रहे हैं बहुत ज्यादा, दोनों तो डॉक्टर। तो हमारे यहाँ प्रोफेसर क्या करते हैं, आते उनका ना पूरा नशा उतार देते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ आ गए, हम तो आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं था। हमें क्या करना चाहिए सोसाइटी के अंदर हेल्थ केयर, मतलब उसको इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए, इतना मुश्किल है भी नहीं। हमारे को सुपर स्पेशलिटी सब कुछ करेंगे, परंतु बीच पहले फर्स्ट लेवल तो मिले। एक आदमी का एक्सीडेंट सड़क पे हो गया, हमारे पास बहुत बढ़िया सर्जन है, सब कुछ है, अस्पताल में बैठे हैं, और वहां पे तो फर्स्ट एड देने वाला नहीं, हो मर गया बेचारा, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है जो सरकारें हैं, सरकारों को अपना रोल सीमित करने की जरूरत है, डिफाइन करने की जरूरत है।
सरकारें घुस गई हैं हर चीज के अंदर कि हम ये सुपर स्पेशलिटी का काम करेंगे, हम इसका काम करेंगे। छोड़ दो यार, प्राइवेट वाले तुमसे लाख गुना अच्छे हैं, तो कर लेने दो। आप प्राइमरी हेल्थ केयर तो दो पहले। अगर पॉपुलेशन के कम से कम 90% लोगों को, मैं मिनिमम 90% कह रहा हूँ, 100 कैसे कहता हूँ, 100 होना चाहिए, पर चलो 100 को नहीं भी दे पा रहे, कुछ लोग 10% ऐसे भी होंगे जो आपसे सर्विस नहीं लेंगे, स्नॉबिश हो सकते हैं कि उनको लगेगा भी हम नहीं, छोटे लोगों के बीच में हम नहीं जा सकते। तो कम से कम 90% लोगों को अगर आप प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है आपको। फर्स्ट यू अचीव दैट लेवल, देन गो टू नेक्स्ट लेवल, देन गो टू नेक्स्ट लेवल। होता उल्टा है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर गवर्नमेंट का जो पेनिट्रेशन है 15% है। 85% लोगों को तो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर है ही नहीं, तो हम कर क्या रहे हैं? और उसमें खर्चा भी कुछ नहीं होता। मतलब मजेदार चीज क्या है, हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स में जो हमने कंसेप्ट बनाया है, 1000 मोहल्ला क्लिनिक में एक साल में हम 3 करोड़ ओपीडी देखेंगे, और 3 करोड़ ओपीडीज में डॉक्टर की फीस, मेडिसिन और टेस्ट सब कुछ मिला के मेरा लगभग 300 करोड़ खर्च होगा। इतना तो मैं एक अस्पताल में खर्च कर देता हूँ। पूरी दिल्ली के अंदर टोटल पूरे सिस्टम को मैं चला रहा हूँ, उसमें 3 करोड़ ओपीडी होती है, और इस छोटे से सिस्टम से 300 करोड़ में मेरा बजट 5000 करोड़ है। उस 5000 करोड़ का सिर्फ 5 या 6% में खर्च करूंगा तो मैं कितनी सारी पॉपुलेशन को सर्विस दे सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मोहल्ला क्लिनिक में जो हमने ट्रायल किया, आपको ट्रायल के रिजल्ट बताता हूँ कुछ मजेदार। हम सोचते थे कि इसमें गरीब लोग आएंगे, हम बिल्कुल गलत सोचते थे। पश्चिम बिहार में हमने एक मोहल्ला क्लिनिक खोला है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एरिया है, और वहां पर खूब भीड़ होती है, 100 से ज्यादा लोग रोज आते हैं। अंकल जी आ जाते हैं, बेटा जरा बीपी चेक करना, 3 दिन पहले शुगर चेक कराई थी, आज शुगर चेक करा दो फिर से। आंटी जी आ जाती हैं, लड़के बच्चे आ जाते हैं, चेक करो। तो उनको पता लग गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बच्ची के मुंह में छाले हो गए, जो कि कोई दिखाता ही नहीं, जाके डॉक्टर पहुंच जाते डॉक्टर के पास। वो तुरंत डॉक्टर साहब के पास पहुंची, कहते कोई नहीं, कुछ नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। कहते ठीक है, नमस्ते, जाओ। तो इतना बढ़िया रेस्पॉन्स है, जो ज्यादा अवेयर है वो ज्यादा आ रहे हैं। पहली बात तो हमें ये पता लगा कि ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर की जरूरत सिर्फ गरीबों को है, मिडिल क्लास को भी है। फिर हमने उनसे इंटरव्यू लिए, मैंने खुद बात की लोगों से। मैंने अंकल जी आपके घर में तो इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, बच्चे इतना कमाते हैं, आपको क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? कहते बेटा ऐसा होता है, पैसे खर्च करते हो दर्द होता है। अब डॉक्टर के पास जाओ तो 500 रुपये मांगते हैं, और टेस्ट के पैसे अलग से हो जाते हैं, तो एक विजिट के 700-800 हजार रुपये लग जाते हैं। कहते यहाँ तो फ्री है। दूसरी बात हमें पता लगी, ट्रायल से पहले हमें लगता था कि 80% लोगों को हम इलाज कर पाएंगे, 20% लोगों को हम इलाज नहीं कर पाएंगे, उनको रेफर करना पड़ेगा। हम वहां भी फेल हुए। फेल होने में क्या फेल हुए कि 95% से लेकर 99% लोगों का इलाज वहीं पे हो रहा था, सेटिस्फैक्टरी हो रहा था। सिर्फ 1% से लेकर 5% लोगों को रेफर करना पड़ रहा था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक पेशेंट जिसको कि एम्स में भी दिखाया गया, दुनिया मतलब दिल्ली के सबसे बड़े बड़े अस्पतालों को दिखाया गया, वो उसको भी लेके मोहल्ला क्लिनिक पहुंच गया, बच्चे को अपने। इलाज उसका एम्स में भी नहीं था, उसका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में भी नहीं था, पर वो मोहल्ला क्लिनिक से सेटिस्फाइड हो गया। क्यों? क्यों? डॉक्टर ने उसको बैठा के समझा दिया। कहते आप पहली बार ऐसे मिले जिसने मेरे को बैठ के समझाया। कहते अच्छा, होता क्या है कि कम्युनिटी के अंदर, जैसे मैं आपको पीरागढ़ी का बताता हूँ, वहां पर डॉक्टर शायद अलका है, हमारी अलका बैठती है। एक दिन मेरे ऑफिस में आ गई, छुट्टी थी उनकी, मेरे आ गई। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या शिकायत लेके आई है। तो उन्होंने जो शिकायतें की आप सुन सकते हैं। कहते सर वहां पर ना एक पुलिस चौकी है और लोग वहां पर दारू पीते हैं। दूसरी प्रॉब्लम लेके सफाई की। तो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स लेके सीधे कम्युनिटी लीडर ना हो। हम डॉक्टर को समझते हैं डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना, या वो ऑब्लिगेशन में है कि सिर्फ आपको कहते हैं दवाई प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, ऐसा नहीं है। दे आर कम्युनिटी लीडर्स, उनको रास्ता दिखाने वाले हैं। वो हमने सोचा भी नहीं था, वो हमें रिजल्ट आ रहा था। उस इलाके के अंदर उनकी रेपुटेशन है। आज क्या होता है, एक डॉक्टर के पास आप अस्पताल में जाते हैं, फेसलेस है, पेशेंट भी फेसलेस है, डॉक्टर भी फेसलेस है, उनका कनेक्ट बनता ही नहीं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर वही पेशेंट बार बार आ रहे हैं, कभी कोई महीने में आता है, कोई 2 महीने में आता है, कोई 15 दिन में आता है, डॉक्टर भी वही है, तो उनका आपस में एक कनेक्ट बना हुआ है। तो वो भी उसकी रेस्पेक्ट करता है, वो उसकी रेस्पेक्ट करता है। सुल्तानपुर में हमारा मोहल्ला क्लिनिक है। उसका एक्सपीरियंस क्या हुआ कि एक अम्मा जी आई, कोई लंबा तो नहीं हो रहा, ये बता देना, टाइम है ना, मेरे को टाइम का नहीं पता, किसी टाइम है।
एक अम्मा जी आई तो डॉक्टर साहब ने कहा नमस्ते, नमस्ते अम्मा। वो चुप रही। उन्होंने दोबारा कहा अम्मा नमस्ते। वो माता जी रोने लगी। कहते क्या हो गया? कहते डॉक्टर भी नमस्ते करता है। तो अब ये देखिए ना, सोसाइटी के अंदर अब गवर्नमेंट डॉक्टर आज भी इस देश के अंदर बहुत रेयरली नमस्ते करते हैं। वो कहते हैं मैं नमस्ते करूंगा? हमने उनको सब कुछ सिखाया, सब कुछ सिखाते, सॉफ्ट स्किल नहीं सिखाते। जबकि मेरा अपना ये मानना है कि डॉक्टर का सबसे बड़े हथियार 3 है। एक उसके कान है कि वो 2 मिनट पेशेंट की सुन ले, एक उसकी जबान है 1 मिनट प्यार से बोल ले, और तीसरा उसका हाथ है, उसके कंधे पे हाथ में, हाँ ठीक हो जाएगा चिंता मत। वो पता नहीं किस चक्कर में लगे रहते हैं कि ये हमारे को वो वाली मशीन चाहिए, हमारे को वो वाले टेस्ट कराने हैं, हमने ये कराने हैं। जो डॉक्टर सफल है, जो कहते हैं उसके हाथ में यश है, वो यश यही है, उसका हाथ है, वही यश है। हम बिना बात लगे रहते हैं कि उस डॉक्टर की दवाई लगी, दवाई तो सारे डॉक्टर एक ही देते हैं, रहने वाला होता है ना, दवाई तो वही होती है। तो ये जो चीजें थी, ये मिसिंग थी, ये मिसिंग हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। हमने सिस्टम क्या बनाया? फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरवेंशन इज मोहल्ला क्लिनिक। किसी को कोई भी दिक्कत है तो मोहल्ला क्लिनिक जाए, नहीं भी है तो हम उसको बुलाएंगे कि साल में एक बार ही सबका हम हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। लोगों को पूरी लिस्ट, जो कहते हैं ना 5000 का पैकेज हम फ्री में देंगे उनको, सारे टेस्ट सब कुछ कराएंगे। आइएगा, आप टेस्ट कराइएगा, आप सोसाइटी के मेंबर हैं। सेकंड लेवल होगा पॉलीक्लिनिक्स। हम दिल्ली में अभी 110 हमारे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं और हमारे 25 या 26 पॉलीक्लिनिक चल रहे हैं। पॉलीक्लिनिक का कॉन्सेप्ट ये है कि वहां पर 6-7 हमारे कंसल्टेंट होंगे, जैसे पीडियाट्रिक्स है, गायने है, ऑर्थो है, 6-7 होंगे। अगर मोहल्ला क्लिनिक में आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत है, तो आप पॉलीक्लिनिक में जाइएगा, वो आपको सलाह देंगे, फिर वापस मोहल्ला क्लिनिक में आ सकते हैं, दवाई वहीं से मिल जाएगी आपको। अगर घर के सामने मोहल्ला क्लिनिक है, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाद आना है पॉलीक्लिनिक, 3 महीने तक दवाई वहीं से लेते हैं। और भी हम क्या करने जा रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक को हम लाइव जोड़ के रखेंगे, जो होता है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन में पेशेंट एंड डॉक्टर का कनेक्शन होता है, यहाँ पे डॉक्टर एंड डॉक्टर का करके रखेंगे। अगर मेरे मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर है, उसको जो भी चीज बात करनी हो, वो स्पेशलिस्ट बैठी होगी, टीम बैठी होगी स्पेशलिस्ट की, वो सब चीजों का जवाब उसको ऑन द स्पॉट देंगे। साथ में जितने भी हमारा डाटा है, मान लो इमीडिएटली हम ईसीजी करते हैं किसी की, तो एकदम से वो ट्रांसमिट हो जाएगी, देख लेगा होगी, तो वो हमारा सारा कनेक्शन रहेगा। सेकेंड लेवल होगा पॉलीक्लिनिक। थर्ड लेवल इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल घूमने घामने की जगह ना हो। अभी सरकारी अस्पताल जो है, सरकारी अस्पताल तो ऐसी जगह है कि जहां पर प्लेटफॉर्म में भीड़ कम होती है, सरकारी अस्पतालों में ज्यादा होती है। इतनी भीड़ होती है, हम कहते हैं ओपीडी के लिए कोई नहीं आएगा। ओपीडी के लिए मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, पॉलीक्लिनिक में जाइए, या स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर को दिखाना है कि उसको एडमिट करके दिखाना है, तो बात अलग है। और एडमिशन जो करेंगे हम लोग, एडमिशन मोहल्ला क्लिनिक से भी हो सकता है, पॉलीक्लिनिक से भी हो सकता है। पॉलीक्लिनिक को डॉक्टर वही चलाएंगे जो अस्पताल के डॉक्टर हैं, मोहल्ला क्लिनिक को अलग डॉक्टर चला रहे हैं। पॉलीक्लिनिक इज पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल के साथ 5 या 6 पॉलीक्लिनिक होंगे। वही डॉक्टर हफ्ते में 2 दिन पॉलीक्लिनिक में बैठते हैं, 4 दिन अस्पताल में, 3 दिन वहां पर, 3 दिन वहां पर, तो वो डॉक्टर डायरेक्ट एडमिट कर सकता है। इवन मोहल्ला क्लिनिक से भी अगर एडमिशन की जरूरत है, वो एम्बुलेंस बुला के खुद एडमिट कराएंगे, या आपको बेड नंबर दे देंगे। जैसे होटल में होता है, बुकिंग में होता है ना, होटल बुकिंग कराते हैं तो बेड नंबर मिल जाता है आपको, तो बेड नंबर वहीं से मिल जाएगा। बुकिंग के लिए कोई जाने की जरूरत है, सीधा अपने बेड पे जाके लेट जाओ कि हमारे लोग बुकिंग हुई। हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं सभी लोगों का, कि डाटा जो है आपको, अब डाटा लेके घूमने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर जाते कहते हैं पुराने एक्सरे कहाँ है जी? डॉक्टर साहब वो तो पता नहीं कहाँ गए। पुरानी रिपोर्ट कहाँ है? 10 साल पुरानी। अब 10 साल पुरानी रिपोर्ट कौन लेके आए, कहाँ से लेके आए? तो दिल्ली के सभी नागरिकों का, जितने भी सिटीजन हैं, सबके लिए हम हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं। सबका डाटा ऑनलाइन रहेगा और वो उसका डाटा होगा, हमारा नहीं होगा। उस पर हम कब्जा भी नहीं करेंगे, ये बता रहे हैं। कई बार ये होता है ना कि लोग, सरकार तो ये सोचती है कि हमने तुम्हारे को सर्विस दे दी तो हमारी होगी, ये हमारी नहीं है, आप ही की है। अगर आपको अपने डाटा को शेयर करना है किसी को, तो आपको पासवर्ड दे देंगे, आप किसी के साथ भी शेयर करके देख सकते हैं। मतलब किसी डॉक्टर से सलाह लेनी है, आप ले लीजिए, जिस मर्जी प्राइवेट से भी ले लीजिए, हम किसी को मना नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम गवर्नमेंट के साथ, और फिर प्राइवेट में भी इसको कंपलसरी करेंगे सबके लिए। दिल्ली गवर्नमेंट के जितना भी हेल्थ सिस्टम है, सारे को 100% कंप्यूटराइज कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, हॉस्पिटल, सबको कंप्यूटराइज करेंगे। अभी हमारा जो ज्यादातर काम होता है, हम डॉक्टरी या इलाज की तरफ कम काम करते हैं, हम क्लरिकल वर्क ज्यादा करते हैं। तो क्लरिकल वर्क को हटा देंगे। रिपीटेटिव वर्क होते हैं, मल्टीपल रजिस्टर भर रहे होते हैं लोग,
और रजिस्टर भरने के बाद कहते हैं हमारा काम पूरा हो गया, उसको हम ठीक करने जा रहे हैं। इस तरह जैसे हॉस्पिटल में है, सर्विसेज कौन कौन सी देनी है हमें नहीं पता। एक सिस्टम बना दिया है कि हर अस्पताल में हर चीज होगी। अरे क्यों होगी भाई, कोई जरूरत ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है। हमारे पास दिल्ली सरकार के 36 हॉस्पिटल्स हैं। अगर किसी को ऑपरेशन कराना है, यानी मान लो एक एग्जांपल के लिए घुटना चेंज कराना है उसने, या हेड चेंज कराना है, अरे वो 10 किलोमीटर दूर भी जा सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली के सारे अस्पतालों में वो सर्विस, और वहां पे कहने के लिए है पर होती नहीं है। क्यों नहीं होती? कि कोई ना कोई कमी आ जाती है, एक चीज नहीं मिलती, कोई ना कोई एक चीज की कमी हो जाएगी। तो हम इसको चेंज करने जा रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में हम दिल्ली के अंदर सिर्फ 5 हॉस्पिटल ऐसे रखेंगे जहां पे सारी सर्विसेज होंगी, बाकी जितने भी हॉस्पिटल होंगे उससे कनेक्टेड होंगे, ताकि वहां पर आपको इमरजेंसी एंड MCH कि इमरजेंसी में कुछ भी होता है तो आप वहां चले जाइएगा, आपका इलाज करेंगे। अगर डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर को बुला लेंगे, आपको नहीं भेजेंगे। दूसरा मदर एंड चाइल्ड, क्योंकि अगर डिलीवरी होनी है कुछ होनी है, वो तो इंपॉर्टेंट इशू है, उसको जरूर करेंगे, बाकी चीजें हटा देंगे। प्लान सर्जरीज, प्लान वर्क सब खत्म कर देंगे। अभी हमारे को प्लान वर्क करने की वजह से इतना ज्यादा स्टाफिंग करनी पड़ती है। 24 घंटे की स्टाफिंग हम करके रखते हैं। मैंने प्राइवेट में तो 24 घंटे कोई करता नहीं है, लोगों का दिन में काम दिन के हिसाब से, हमारे बड़ा अलग सिस्टम है। तो हम अस्पतालों को सर्विसेज को कम करेंगे, कुछ अस्पतालों में सर्विसेज को बढ़ाएंगे। हॉस्पिटल्स में इकोनॉमी ऑफ स्केल, आज हमारे पास 100 बेड के अस्पताल है, सारे फेल हैं। जितने भी 100 बेडेड 200 बेडेड हॉस्पिटल सारे फेल्ड हैं बिकॉज ऑफ स्केल। हम मिनिमम हॉस्पिटल साइज बना रहे हैं 500 बेड, मिनिमम 500 बेड्स। रीजन क्या होता है, 500 बेड के लिए भी हमें लगभग उतनी ही मैन पावर चाहिए जितनी कि 100 बेड के लिए चाहिए। और 100 में और 500 में हमारा रनिंग कॉस्ट के अंदर सिर्फ 25% का फर्क पड़ता है। तो क्यों नहीं 500 कर देते हम। और कैपिटल कॉस्ट जो है, कैपिटल कॉस्ट में बड़ा मजा है। हमारा बुराड़ी में एक अस्पताल बन रहा है, उसमें 200 बेड बनाने की कॉस्ट थी 200 करोड़ रुपए। उसको मैंने रीडिजाइन कराया, एडिशनल 600 बेड उसके अंदर ऐड किए। 600 बेड ऐड करने की कॉस्ट आई 60 करोड़, यानी 10 लाख रुपए पर बेड। पहले 1 करोड़ रुपए पर बेड थी। तो यानी कैपिटल कॉस्ट भी कुछ नहीं लगती है और रनिंग कॉस्ट में भी कुछ नहीं लगता है। तो हमने उसकी कैपेसिटीज को बढ़ा रहे हैं। दिल्ली सरकार के पास 10,000 बेड है, तो अगले आने वाले 2 साल के अंदर ये 20,000 बेड हो जाएंगे। सारे हॉस्पिटल्स को हम प्राइवेट जितने अच्छे हैं उससे भी अच्छे बना रहे हैं। बस एक फर्क होगा कि उसके अंदर VIP रूम नहीं होंगे, तो सबके लिए वार्ड होंगे। तो मंत्री जाए या संतरी जाए, सबका इलाज एक जैसा होगा। कई लोग ऐसे होते हैं वो नहीं जा सकते बिना मतलब वार्ड में कौन लेटे, तो भी आपके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है। आज हमने सरकारी अस्पतालों का खर्चा इतना बढ़ा दिया है, कैपिटल कॉस्ट में इतना बढ़ा दिया है बिकॉज ऑफ दिस। मतलब प्राइवेट रूम्स होंगे, प्राइवेट ये होगा वो होगा, थोड़ा सा होता है वो, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। हमारे जो नए हॉस्पिटल्स हैं उनकी कॉस्ट आ रही है 25 लाख रुपीज पर बेड, जो कि सारे एयर कंडीशन है, सारी सर्विसेज वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दे रहे हैं। और पहले जो कि धर्मशाला टाइप बने हुए हैं 1 करोड़ रुपए कॉस्ट आ रही थी उनकी, तो ये हम चेंज कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर LDR लेबर डिलीवरी रूम्स शायद दिल्ली के अंदर कुछ ही अस्पतालों में होंगे, आपके यहाँ तो शायद है, अभी कंसेप्ट नहीं आया। हम दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में LDRs बनाएंगे। लोगों को लगता है कि सरकार कैसे कर सकती है। अरे भाई क्यों नहीं कर सकती, बताओ ना। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के रिसोर्सेज अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वो तनख्वाहों में पैसा बांट सकती है, वैसे पैसा बांट सकती है। तो जो सबसे जरूरी काम है वो क्यों नहीं कर सकती। आपको उसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूं मैं। एक हॉस्पिटल डिजाइन किया हमने, प्री डिलीवरी एक हॉल बड़ा सा, फिर डिलीवरी के लिए एक बहुत बड़ा हॉल, एक पोस्ट डिलीवरी हॉल बड़ा सा। मैंने कहा डिलीवरी में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 20 लेडीज के लिए बेड्स लगे हैं और एक साथ। मैंने कहा ये तो बड़ा माहौल खराब है। फिर हमने स्टडी किया कि भाई विदेशों में क्या होता है, बाहर भी तो कुछ होता होगा ना। कहते नहीं वहां ऐसा नहीं होता जी, वहां तो बिल्कुल सबके अलग अलग कमरे बनते हैं, इंडिविजुअल रूम होता है, उसके अंदर टीवी भी लगा होता है, टॉयलेट भी होता है, गैस के लिए सोफा भी लगा होता है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता जी। कहते नहीं हमारे गरीब लोग आते हैं। मैंने ये तुमने किसने कहा कि गरीब आते हैं। तुमने इसका मतलब पहले से एलिमिनेशन कर दिया कि सिर्फ गरीब ही आने चाहिए, मिडिल क्लास और अपर क्लास नहीं आना चाहिए। हमने आर्किटेक्ट से कहा कि भी आप डिजाइन करके लाइए, LDR रूम्स बनाइएगा। आप मानेंगे नहीं, जितने हमारे 20 के लिए प्री डिलीवरी, डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी तीनों की जगह जब हमने LDR बनाए तो उतनी जगह में बन गए। कॉस्ट भी उतनी, मेरी कैपिटल कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट के अंदर भी
क्योंकि बिजनेस के साथ बहुत रहे हैं, तो मैंने एक दो लोगों को बुलाया। मैंने कहा भाई ऐसा है कि सरकार ने अस्पताल बना दिया, मेंटेनेंस सरकार की, दवाइयाँ सरकार की, आप ये बता डॉक्टर और नर्सेज और टेक्निकल स्टाफ आपका पर डिलीवरी पैकेज क्या लोगे मेरे इस वाले सिस्टम में? वैसे ही पूछा मैंने, कहते सब कुछ आपका है। मैंने कहा सब कुछ मेरा, बस डॉक्टर आपका, नर्सेज आपकी, एएनएम आपकी, जो है तो 10-15 हज़ार रुपये। मैंने कहा हम खुशी से दे देंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट तो 50,000 आती है अभी भी। कॉस्टिंग के बारे में कई लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं बताता हूँ ना कि इतनी कॉस्ट कैसे आ सकती है। आप जो भी काम, क्योंकि बिजनेस वाले लोग नजर आ रहे हैं, जो भी काम आप 1 रुपए में करते हैं, हमारे पास ऐसी काबिलियत है सरकार के पास 10 रुपए में हम करें, 10 रुपए में भी ना करें, पर 10 टाइम्स तो कुछ होता ही नहीं। एक हमारा कांति नगर में एक अस्पताल था, उसको मैंने बंद कर दिया है। ये भी आपने पहली बार कभी सुना नहीं, अस्पताल भी कोई सरकार बंद कर सकती है, हिम्मत कर सकती है, हमने की। वहां पर डिलीवरी मेरा 2 लाख रुपए खर्चा आता था, सिर्फ मैटरनिटी हॉस्पिटल था। तो मैंने कहा 2 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, तब भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको मैंने बंद कर दिया। वहां पर मैंने पॉलीक्लिनिक बना दिया, जहां पे 1,500 लोग रोज आते दिखाने के लिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जो सर्विस दे रहे हैं कि उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ रही है या नहीं आ रही है, क्वालिटी है या नहीं है। 2 चीजों पे बहुत ध्यान देंगे, क्वालिटी अच्छी से अच्छी करिएगा, कॉस्ट कम से कम करने की कोशिश कीजिए। ये आप ही लोगों ने सिखाया, बिजनेस वाले लोगों ने सिखाया। तो उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम को, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को हमें पब्लिक तक लेके जाना, और ये नहीं मानना कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, हम देश के नागरिकों के लिए कर रहे हैं। वी आर डूइंग फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन का मतलब उसमें सब होते हैं, गरीब भी होता है, अमीर भी होता है। आम आदमी कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं आम आदमी का मतलब गरीब आदमी, नहीं, आम आदमी का मतलब आम आदमी। जितने लोग यहाँ बैठे सारे आम आदमी हैं। और जिस दिन अगर दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पतालों के अंदर आप लोग खुशी से जाने लगे, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस नहीं, सेकंड में तो अभी भी आते हैं, जब पैसे खत्म हो जाते हैं प्राइवेट में तब आते हैं। जब फर्स्ट चॉइस में जाने लगे, मैं कहूँ सफल है, और वही मेरा टारगेट है। पैसा हम इतना ज्यादा खर्च करते हैं, कई सारे लोग कहते हैं बजट नहीं है जी, बजट नहीं है जी, बजट नहीं है। बजट तो काफी है, ठीक करने से खर्च करने की आदत नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, हमने दवाइयाँ खरीदते हैं, 36 हॉस्पिटल में 36 जगह से टेंडर होते थे। एक जगह से एक पर्टिकुलर कोई दवाई ले लीजिए, 10-10 लाख के मतलब 36 ऑर्डर हुए। तो मैंने भी एक जगह से खरीद लो, 4 करोड़ का ऑर्डर बनेगा। अगर 4 करोड़ का ऑर्डर होगा तो रेट कम होंगे ज्यादा होंगे? नेचुरल सी बात है, रेट कम हो जाएंगे। हमने वो कर दिया, सेंट्रलाइज परचेज चालू कर दीजिए, इकट्ठा खरीदो, बल्क में खरीदिए आप, तो उससे एकदम से रेट कम हो गए। जो लोग डायरेक्ट सप्लाई नहीं देते थे, वेंडर्स, वो कहते हैं हम छोटे मोटे काम नहीं करते, तो खुद आगे, अरे ये तो बड़ा ऑर्डर है, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो ये बातें समझाना पड़ा उसको। अब जैसे एक काम और चला रहा है, हॉस्पिटल के लोग सिर्फ और सिर्फ पेशेंट केयर का काम करेंगे, मैनेजमेंट नहीं करेंगे। आज हमारे अस्पतालों के अंदर, दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर, डॉक्टर का 30 से 40% टाइम, कुछ डॉक्टर्स 100% मैनेजमेंट करते हैं, कुछ 50% टाइम काम करते हैं, कुछ 30% टाइम करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। हमने जो एवरेज निकाला है, 30% ऑफ अवर डॉक्टर्स टाइम्स गोज इन सुपरवाइजिंग टॉयलेट्स, सुपरवाइजिंग सिक्योरिटी, सुपरवाइजिंग स्टाफ, इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं। उसमें इसका इंटरेस्ट नहीं है भाई। हम तो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते नहीं उनको, उन्होंने तो पढ़ाई नहीं है। और अगर इतना ही उसको ज्ञान होता तो पैसा अपना अस्पताल खोल लेता। यहाँ बैठे हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने खोल लिया अपना। भाई अगर इतना ही कोई एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसके अंदर, तो अपना अस्पताल खोल ले जाके। अब हम सबको क्या सोचते हैं कि वो डॉक्टरी के साथ साथ उसको सब चीजों में सब गुण संपन्न होना चाहिए। हम कह रहे नहीं जी, आप अपनी डॉक्टरी करिए, बस घर से आइए, टाई वाई लगा के आओ और टाई लगा के वापस आओ, और कुछ मत करो। वो कहते हैं ऐसा आ जाए ना तो हम 2 घंटे फालतू काम करें। हम यही चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा भी ना करें, परंतु दूसरे काम ना करें। इसके लिए हम मैनेजमेंट सर्विसेज अलग से कर रहे हैं कि मैनेजमेंट करने का काम मैनेजमेंट वाले लोगों को दे दिया जाए। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करें, नर्सेज अपना नर्स वाला काम करें, एनओ जो अपना वही काम, टेक्निकल काम टेक्निकल लोग करें, नॉन टेक्निकल काम हम अलग करें। उसके लिए हमने दिल्ली हेल्थ कॉर्पोरेशन बना दी है, वो सारी बैक एंड सर्विसेज सारी वो करेगी। जितनी भी बैक एंड सर्विसेज हम उनसे कराएंगे। अब कई बार लगता है कि हेल्थ के अंदर क्या ये अस्पताल, पॉलीक्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, सब कुछ यही है? नहीं, इससे काम नहीं चलता। इसके 3 पार्ट और बहुत बड़े हैं। एक है एयर, क्लीन एयर, सेकेंड इज वाटर, क्लीन वाटर, थर्ड इज फूड। अगर इन 3 चीजों को हम कर लेते हैं तो शायद अस्पतालों पे खर्चा कम करना पड़ेगा। हेल्थ केयर का बजट भी हमें कम करने की जरूरत है, उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी हमने कल ही दिल्ली में LNC हॉस्पिटल में
फर्स्ट कैंटीन स्टार्ट की है, 10 रुपए का खाना। 10 रुपए में खाना दे रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं 10 रुपए में आप तो मुफ्त करा रहे हो। मैंने कहा भाई साहब मैं पैसे बचा रहा हूँ। मेरे अस्पताल में एक पेशेंट एक दिन के लिए भर्ती होता है तो मेरे 10,000 रुपये लगते हैं। एक टाइम का खाने में 10 मेरे को 7 या 8 रुपए का लॉस हो रहा है। 17 रुपए कॉस्ट आती है, मैं 10 रुपए उससे ले रहा हूँ, 7 रुपए मैं दे रहा हूँ। 2 टाइम के खाने में 14 रुपए लॉस हो गया, 15 रुपए मान लीजिएगा। 15 रुपए के हिसाब से 365 में कितने पैसे लगे? 5,000 रुपए। अगर एक साल का लॉस 2 आदमियों का लगाए तो 10,000 बनता है, उसमें से एक आदमी साल में एक बार एडमिट हो गया तो मेरे पैसे लग गए। और दूसरी प्रोडक्टिविटी देखिएगा, बाकी चीजें देखिएगा। तो मुझे लगता है हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड पे ध्यान देने की जरूरत है। पानी के ऊपर हमारी सरकार का टारगेट है कि अगले साल के अंत तक आपको आरओ क्वालिटी का वाटर टैप से मिलेगा पीने के लिए। और हेल्थ का वो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। पहले जो बता रहा था वो छोटे हैं, वो सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा इनिशिएटिव है हम पीने का पानी टैप वाटर से आप पी सकते हैं। इसी तरह से पॉल्यूशन के ऊपर भी, पॉल्यूशन को हमने पिछले 1.5-2 साल के अंदर एक मुद्दा बना दिया है। वो बात अलग है कि पॉल्यूशन में लोग हमें ही गिरते हैं, पर मुद्दा तो बनाया हमने, बात तो कर रहे हैं। कम से कम ये बात तो ही घरों में कि बच्चों को लगता है कि हाँ ये हमारे बच्चों को पॉल्यूशन से नुकसान हो रहा है। नहीं तो क्या लगता था कि हमारे लिए कार खरीदना जरूरी है, पॉल्यूशन कुछ नहीं है, वो बेकार की बातें होती है। पॉल्यूशन है ये इशू, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को भी कम करने की जरूरत है। अगर हम क्लीन एयर, क्लीन वाटर और हेल्दी फूड, ये 3 चीजें हम कर लेते हैं तो मुझे लगता है हेल्थ केयर का हमारा काफी कुछ ठीक होता है।